हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीटेट दिसंबर 2019 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। इसके पिछले 15 क्वेश्चन हमने करा दिए थे। अगर वो आपने ना देखे हो तो वो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन इंक्लूड्स। आपके ऑप्शन है विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलात्मक आकलन का प्रयोग करना, केवल संरचनात्मक आकलन का प्रयोग करना, केवल संकलात्मक आकलन का प्रयोग करना, या फिर ना तो संरचनात्मक और ना ही संकलात्मक आकलन का प्रयोग करना। यहाँ पर सीसीई के अंतर्गत पूछ रहा है कि इसमें क्या शामिल है। तो यहाँ पर सतत एवं समग्र मूल्यांकन में दोनों ही तरह के आकलन का प्रयोग किया जाता है, संरचनात्मक और संकलात्मक आकलन। इसीलिए इसके बाकी के ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि हम केवल अकेले संरचनात्मक आकलन या फिर संकलात्मक आकलन का प्रयोग नहीं कर सकते और इन्हें हमें लेकर चलना ही होता है। तो यहाँ पर संरचनात्मक आकलन या फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? ये क्लास के दौरान लिया जाता है, जैसे कि बच्चों से क्वेश्चन पूछना या फिर उसी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी कराना। और समेटिव असेसमेंट कोर्स के कंप्लीट होने के बाद लिया जाता है, जैसे कि टेस्ट लेना या फिर सेमेस्टर एग्ज़ाम हो गए या फिर ईयरली एग्ज़ाम। इसीलिए यहाँ पर 16 का फर्स्ट वाला आंसर सही है। विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलात्मक आकलन का प्रयोग करना, बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट यूजिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ स्ट्रेटजीज। क्वेश्चन नंबर 17। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे क्या कहा जाता है? द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन डेवलप हैबिट्स, स्किल, वैल्यूज एंड मोटिव्स दैट मेक देम रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड। आपके ऑप्शन है विभेदीकरण, समाजीकरण, समावेशन या मुख्य धारा से जुड़ना। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, तो इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है, सोशलाइजेशन कहा जाता है। विभेदीकरण नहीं होगा, क्या वो उन्हें समाज से अलग कर रही है? समावेशन भी नहीं है। समावेशन का यूज़ हम समावेशी कक्षा के लिए करते हैं, जहाँ पर सामान्य बच्चों के साथ में डिसेबिलिटी वाले छात्र पढ़ते हैं। मुख्य धारा से जुड़ना ये भी नहीं होगा। इसको हम लर्निंग डिसेबिलिटी छात्रों के लिए यूज़ करते हैं, जहाँ पर उनको कुछ ना कुछ व्यावसायिक शिक्षा देकर मुख्य धारा से जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन ह्यूमन डेवलपमेंट इज करेक्ट? आपके ऑप्शन है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति को विकास को निर्धारित करता है। मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर मानव विकास के संदर्भ में ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में कह रहा है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण की क्या भूमिका है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो मानव विकास होता है उसे आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल आनुवंशिकता प्रभावित करेगी या फिर केवल पर्यावरण, ये दोनों ही चीज़ों से पूरी तरह प्रभावित करते हैं। इसीलिए 18 का फर्स्ट वाला आंसर सही है। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ इन्फ्लुएंस ह्यूमन डेवलपमेंट इन अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले। यहाँ सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता, यहाँ केवल उन्होंने हेरिडिटी की बात कर दी, इसलिए गलत है। व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होता है कि प्रत्येक बच्चा यानी कि हर बच्चा एक दूसरे बच्चे से अलग होता है, इसे व्यक्तिगत भिन्नताएं कहते हैं। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करता है, यहाँ पर इन्होंने केवल इन्वायरमेंट की बात कर दी, इसलिए ये भी गलत है। और लास्ट में कह रहे हैं कि ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करता है, इसलिए ये भी गलत है। 18 का फर्स्ट वाला आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 19। एक प्रगतिशील कक्षा में इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, आपके ऑप्शन है शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है,
विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा है, यानी कि ऐसी कक्षा जहाँ बच्चे खुद करके चीज़ें सीखते हैं। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि शिक्षक निर्देश देगा और बच्चे उसी ज्ञान को अनुस्मरण कर लेंगे, उसी को रिकॉल कर लेंगे, ये गलत है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, यानी कि बच्चे के द्वारा ही नॉलेज का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, नहीं, बच्चे निष्क्रिय नहीं रहते हैं। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, ये भी गलत है। यहाँ पर 19 का सेकंड आंसर सही है, सेकंड वाला। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। नॉलेज इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर, क्योंकि वो क्या है, प्रगतिशील कक्षा है जहाँ बच्चे खुद करके चीज़ों को सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं पारिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? A student in your class has been told again and again from different sources that people from his social group typically perform poorly in academics. To reduce the impact of this stereotype and resultant stereotype thread, a teacher's initial step can be। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्टूडेंट को ये बताया जाता है या फिर उसे ये पता चलता है कि उसके जो सामाजिक वर्ग के लोग हैं वो शैक्षिक क्षेत्र में या एकेडमिक्स में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए या फिर बहुत निम्न स्तरीय उन्होंने प्रदर्शन किया है। तो इस तरीके की जो रूढ़िवादिता चली आ रही है उसको एक शिक्षक किस तरीके से कम कर सकता है? आइए देखते हैं इसके ऑप्शन। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियाँ एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए, यानी कि समाज में, हर समाज में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, तो उसके बारे में बताना चाहिए, उनकी जीवनी के बारे में बताना चाहिए। इस प्रकार के सरोकार को अनदेखा ही कर देना चाहिए, नहीं, हम अनदेखा नहीं करेंगे। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित कर देनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हमने प्रतियोगिता आयोजित कर दी और बच्चे ने अच्छा परफॉर्मेंस किया तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया तो यहाँ पर उसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए सलाह दे देनी चाहिए, हम उसे पढ़ाई छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे। यहाँ पर 20 का फर्स्ट वाला आंसर सही है, यानी कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों के बारे में उसे बताना चाहिए। प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड एग्जाम्पल ऑफ रोल मॉडल्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 21, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अ टीचर शुड। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा है, यानी कि उसमें सभी प्रकार के छात्र सम्मिलित हैं, तो ऐसी क्लास में एक टीचर को क्या करना चाहिए? केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए? नहीं, क्योंकि वहाँ पर सभी प्रकार के छात्र हैं, इसलिए हमें सभी पर बराबर ध्यान देना चाहिए। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है, यानी कि टीचर को ये विश्वास करके चलना चाहिए कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है और उसकी जो सीखने की क्षमता होती है वो भी अलग अलग होती हैं। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए? नहीं, हमें उनसे दया और सहानुभूति का भाव प्रदर्शित नहीं करना है। उन्हें अपाहिज बच्चा और मंद बुद्धि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर 21 का सेकंड वाला आंसर सही है। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। हर बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज़ अ पोटेंशियल टू लर्न एज पर देयर एबिलिटीज़ एंड स्ट्रेंथ। एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। अ स्टूडेंट शोज द फॉलोइंग साइंस इन द क्लासरूम। पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। अब इन ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है शब्दों या अक्षरों को पहचानने में उसे कठिनाई हो रही है, यानी कि बच्चा किससे पीड़ित है? बच्चा डिस्लेक्सिया से पीड़ित है। तो यहाँ देखते आइए ऑप्शन। मानसिक
छठी वाले विद्यार्थी के, यानी कि बच्चे में कोई मेंटल प्रॉब्लम है, ये नहीं होगा। स्वलीन विद्यार्थी के, यानी कि बच्चा एक ही क्रिया को बार बार करता है, उन्हें स्वलीन कहते हैं, ऑटिस्टिक कहते हैं, ये भी नहीं होगा। सृजनात्मक विद्यार्थी के, ये भी नहीं है। अधिगम आसक्तता वाले विद्यार्थियों के, हाँ, जो डिसलेक्सिया है वो क्या है, वो लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम आसक्तता है, इसलिए इसका फोर्थ वाला सही है, अ स्टूडेंट विथ लर्निंग डिसेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी इज, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ऑप्शंस में से सबसे प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति कौन सी है? आइए देखते हैं ऑप्शन। साधन साध्य विश्लेषण, एक समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित कर देना, यानी कि हमारे पास जो भी प्रॉब्लम है या हमारा जो गोल है उसको सब गोल्स में डिवाइड करते हुए फिर एक्शन करना। समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, यानी कि इस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना, ये गलत है। एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, यानी कि जो पहले से ही उसकी जो प्रोसेस चली आ रही है या टीचर जो पहले से ही चीज़ों को करता आ रहा है या कई सालों से जो चीज़ों को वो पढ़ाता आ रहा है, जिस तरीके से पढ़ाता चला आ रहा है, उन्हीं को उसी तरीके से पढ़ाते चले आना, ये गलत है। प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना, यानी कि जब भी वो कोई समस्या को प्रस्तुत कर रहा है तो उसके केवल एक ही आयाम पर सीमित है। यहाँ पर हमें हमेशा समस्या जो भी हम उसको प्रस्तुत करते हैं तो उसे उसके कई आयाम लेकर चलना चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। 23 का फर्स्ट वाला आंसर सही है, यानी कि हमें हमेशा समस्या को कई उपलक्ष्यों में विभाजित कर देना चाहिए, कई सब गोल्स में डिवाइड कर देना चाहिए। मीन एंड एनालिसिस, डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स। क्वेश्चन नंबर 24, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है? अ टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाय। यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक समावेशी कक्षा, यानी कि उसमें सभी तरीके के छात्र सम्मिलित हैं, उसमें सामान्य छात्र भी हैं और उनमें डिसेबिलिटी वाले छात्र भी हैं। तो जो विशेष योग्यता वाले जो छात्र हैं उनकी आवश्यकता को हम किस प्रकार से ध्यान में रख सकते हैं? देखते हैं इसके ऑप्शन। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के असक्त पक्षों एवं कमजोरियों को विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना, यानी कि जो बच्चों में जो भी कमजोरियां हैं या उन्हें जो पढ़ने में दिक्कतें आ रही, तो इसके आधार पर हम क्या करेंगे, उनके लिए विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों का निर्माण कर लेंगे, स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का निर्माण करेंगे। आकलन के लिए केवल पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना, हम बच्चों को रटने पर बल नहीं देंगे। विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक तरीके का प्रयोग करना, अब क्योंकि वहाँ पर समावेशी कक्षा यानी कि सब तरीके के वहाँ छात्र हैं, तो हम उन्हें केवल एक तरीके से नहीं पढ़ा सकते, हमें हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, हर बच्चे पर ध्यान देना चाहिए, अलग तरीके से ध्यान देना पड़ेगा। अत्यधिक लिखित गृहकार्य देना चाहिए तथा उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से नकल करने पर दबाव डालना चाहिए। नहीं, ये भी गलत है। यहाँ पर 24 का फर्स्ट वाला आंसर सही है। प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के असक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। क्वेश्चन नंबर 25, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? अ टीचर कैन एनकरेज क्रिएटिव लर्नर्स इन हर क्लासरूम बाय। आपके ऑप्शन है विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके, अपसारी चिंतन पर बल देकर, अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। यहाँ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि
अगर आपकी क्लास में कोई क्रिएटिव स्टूडेंट है, कोई सृजनात्मक विद्यार्थी है, तो हम उसे किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकते हैं, किस तरीके से उसे इनकरेज कर सकते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक क्या है, यहाँ पर अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन गलत हैगा, गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ कन्वर्जेंट थिंकिंग है, इसलिए यहाँ अभिसारी चिंतन होना चाहिए, और यहाँ डाइवर्जेंट थिंकिंग है, इसलिए यहाँ अपसारी चिंतन होना चाहिए। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, हमेशा हिंदी इंग्लिश में जो गलत होता है हम हमेशा इंग्लिश वाला सही मानते हैं। आइए देखते हैं इसके ऑप्शन। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में क्या कह रहे हैं कि जोखिम लेने और चुनौतियों का सामना करने के लिए हतोत्साहित, हम उन्हें हतोत्साहित हमें नहीं करना, हमें बल्कि उन्हें प्रोत्साहित करना है। कन्वर्जेंट थिंकिंग पर बल देकर, अब क्योंकि जो क्रिएटिविटी है, जो सृजनात्मकता है, उसका संबंध हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग से होता है, और यहाँ पर बोलना है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग पर बल देकर, इसलिए ये भी गलत है। डाइवर्जेंट थिंकिंग को हतोत्साहित करके, यहाँ पर जो क्रिएटिविटी होती है उसका संबंध हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग से होता है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने हतोत्साहित करके बोल दिया, इसलिए ये भी गलत होगा। अगर यहाँ प्रोत्साहित होता तो हम इसे सही मानते, लेकिन यहाँ पर इन्होंने साफ साफ हतोत्साहित लिखा हुआ है। अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर, हमें हमेशा जो क्रिएटिव स्टूडेंट होते हैं उनके हमेशा जो ओरिजिनल आइडिया होते हैं उनको महत्व देना चाहिए, इसलिए इसका 4 वाला आंसर सही है। इनकरेजिंग मल्टीपल प्रोस्पेक्टिव्स एंड एप्रिसिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज़। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम। यहाँ क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कौन सा कारक सार्थक अधिगम यानी कि जो मीनिंगफुल लर्निंग है उसका पक्ष ले रहा है। देखते हैं इसके ऑप्शन। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, यानी कि बच्चों की जो भी वास्तविक रुचि है उसका ध्यान रखना, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि उन्हें हम सीखने के लिए क्या अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं, हम उन्हें अच्छे से अच्छा कैसे सिखा सकते हैं। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। हम उन्हें मोटिवेट करने के लिए क्या करेंगे, हम परीक्षणों की जो टेस्ट की संख्या उसको बढ़ा देंगे, तो उससे भी क्या उनकी जो लर्निंग की जो प्रोसेस है वो बढ़ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए पुरस्कारों को बढ़ावा देना, ज़्यादा पुरस्कार भी बढ़ाना सही नहीं होता है। निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग करना, नहीं, हम केवल उन्हें व्याख्यान विधि के द्वारा भी नहीं पढ़ा सकते। यहाँ इसका फर्स्ट वाला आंसर सही है। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कॉन्टेक्ट मैटर एंड हैविंग कंसर्न फॉर चिल्ड्रंस ओवरऑल वेल बीइंग एंड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 27, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट न्यू थ्योरीज अबाउट वेरियस फिनोमिना। इन दिस बैकग्राउंड अ टीचर शुड। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि बच्चे क्या करते हैं, अनेक घटनाओं के बारे में कुछ अपने सहजता के अनुसार सिद्धांत बना लेते हैं। तो ऐसे में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों के इन विचारों के लिए बच्चों को डांटना चाहिए और ये कहना चाहिए कि इससे उनका जो शिक्षण है वो प्रभावित होगा? नहीं, हमें ना तो उन्हें डांटना चाहिए। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, यानी कि उनसे इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहिए और फिर उसके बाद उन्हें चुनौती देनी चाहिए। बच्चों के इन विचारों को खारिज कर देना चाहिए? नहीं, ये भी गलत है। बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा कर देना चाहिए? नहीं, हम उन्हें अनदेखा नहीं करना है। यहाँ पर इसका 27 का सेकंड वाला आंसर सही है। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। चैलेंज दीज कंसेप्शंस ऑफ द चिल्ड्रन थ्रू डायलॉग। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर टीचिंग लर्निंग। यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, वो नहीं कह रहा है, यानी कि इनमें से कौन सी
एक जो शिक्षण प्रणाली है वो प्रभावशाली नहीं होगी। दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, यानी कि जो भी टीचर ने उनको बता दिया, जो भी चीज़ें उन्हें सिखाई हैं उसको केवल दोहराने पर, उसको केवल रटने पर ध्यान देना। बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि बच्चों को हम प्रोत्साहित करेंगे कि आप इन चीज़ों को खुद अनुमान लगाइए और खुद करिए। प्रयोग एवं पर्यवेक्षण, यानी कि बच्चे उन चीज़ों को खुद एक्सपेरिमेंट करें, खुद प्रयोग करें। संवाद एवं परिचर्चा, यानी कि बच्चे उस बारे में आपस में या टीचर से डिस्कस करें। तो यहाँ पर क्योंकि उसने नहीं बोला है इसलिए इसका फर्स्ट वाला आंसर सही है। दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षक कक्षा में पढ़ने पे ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? हाउ कैन टीचर्स डील विद चिल्ड्रन हु आर नॉन अटेंटिव इन द क्लासरूम? तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि हर क्लास में कोई ना कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने पर ध्यान नहीं देते या फिर ध्यान नहीं दे पाते। तो एक टीचर को उनके साथ में किस तरीके का बर्ताव करना चाहिए? उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर हम उन्हें बहुत ज़्यादा होमवर्क दे देंगे, ये गलत है। बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहना कि बच्चा अगर क्लास में इंटरेस्ट नहीं है, उसका पढ़ने में ध्यान नहीं है, तो हम उसे बाहर क्लास के कर देंगे, ये भी गलत है। पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटना, उन्हें बार बार डांटेंगे, ये भी गलत है। उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। इसका ये फोर्थ वाला आंसर सही है, यानी कि हम उनसे क्या करेंगे, हम उनसे बच्चों से बात करेंगे और ये पूछेंगे कि उनकी इस चीज़ में इंटरेस्ट क्यों नहीं है, या फिर हो सकता है कि बच्चे को हो सकता है उसको कोई फीवर हो, या उसे किसी तरीके का तनाव हो, या कोई फैमिली प्रॉब्लम हो, या किसी भी तरीके की हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है उसे, या चीज़ें उसे समझ में ना आ रही हो जो टीचर उसे पढ़ा रहा है। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए कि बच्चे से बात करनी चाहिए और उसकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करना चाहिए। टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीज़न फॉर देयर डिसइंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 30, संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट दैट डैश इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। यहाँ पर क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संरचनावादी जो है वो किस चीज़ को अत्यंत आवश्यक मानते हैं, किस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं। यंत्रवत याद करना, यानी कि चीज़ों को रटने पर ध्यान ज़्यादा देते हैं, गलत है ये। विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, यानी कि बच्चे ने पहले क्या सीखा। अनुबंधन, यानी कि किसी के व्यवहार को प्रभावित या नियंत्रित करना, तो ये भी गलत है। और दंड भी गलत है। यहाँ इसका सेकंड वाला आंसर सही है, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, यानी कि बच्चे ने पहले क्या सीखा उसी के आधार पर हम नए ज्ञान को जोड़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।